कर्नाटक में एक बार फिर से आरक्षण पर सियासी हंगामा शुरू हुआ क्योंकि सिद्धारमैया सरकार ने एक और योजना में आरक्षण को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सरकारी आवास योजनाओं में अल्पसंख्यक समाज का 5% उससे ज्यादा आरक्षण देगी। यानी पहले जो ये 10% का रिजर्वेशन था, इसको अब बढ़ाकर इसमें 5%, कुल मिलाकर ये 15% हो जाएगा। कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने काउंटर अटैक किया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले को वोट बैंक की सियासत करार दिया। आरोप यह लगाया है कि कांग्रेस मुस्लिमों को रिझाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जबकि कर्नाटक सरकार में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बीजेपी के आरोपों पर कहा कि ये ना तो तुष्टीकरण की सियासत है और ना ही वोट बैंक का लालच है, बल्कि ये राज्य के लिए जरूरी है। आज आरक्षण या आरक्षण पर हो रही सियासत को दहाड़ में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आए आरोप प्रत्यारोप से। I am least bothered about any other BJP leaders calling or anything. They created hateness, and they will try to divide the society. We always try to unite the society. See, there is a Sachar committee report which tells that 15% of the reservation should be given on welfare schemes to minorities. Earlier in the central government had appointed a committee and it is there. Now we have in various schemes we had given 10% of houses reservation to them. But what has happened in the rural parts of Karnataka, there are no minorities. All the minorities has been in the urban section. Some reaching 25%, somewhere 30%, somewhere 12%. So in the lapse, there were a lot of lapses of 10%. We did not have 10% of the requirements or the applications to be given in the rural places. यह भी विदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। अगर फिर भी जो लोग पॉकेट में संविधान को रखकर घूमते हैं, जो लोग बात बात पे एक प्रतीक निकालने की कोशिश करते हैं संविधान की वास्तविक रूप में, वो किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसका सर्वोच्च उदाहरण कल कर्नाटक के कैबिनेट में मुस्लिम आरक्षण हाउसिंग स्कीम में पास करके दिखाया गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा एक लॉन्ग टर्म डिजास्टर को इनवाइट करती है। नहीं, बीजेपी तो मुस्लिम मुखालिफ है। बीजेपी तो चाहती है कि मुसलमानों को इस मुल्क में बर्बाद कर दिया जाए। मुझे खुशी है कि 15% रिजर्वेशन हाउसिंग में दिया गया है। आप अगर गाड़ी में मेरे साथ चलेंगे तो जहां नाली बहती है गंदी, जहां बूढ़ा आदमी 80 साल का छोटा सा फ्रूट 400-300 रुपए की दुकान लगाकर सड़क पे बेचता होगा, जहां स्कूल के सामने छोटे बच्चों को छोटी छोटी चीजें बेचता होगा, वो मुसलमान होगा। ऐसा कि ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, क्योंकि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट लिखा है, किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कर्नाटक सरकार का कांग्रेस का फैसला एससी और एसटी ओबीसी हिंदुओं के अधिकारों को छीनने का फैसला है। तो आइए सवालों का जिक्र करते हैं और फौरन चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। पहला सवाल आज यही रहेगा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, आरक्षण पर सियासी जंग क्यों भड़की? वोट का सवाल, धर्म पर सियासी उबाल, मुस्लिम आरक्षण भलाई या फिर तुष्टीकरण? आरक्षण बढ़ा, संविधान के खिलाफ फैसला, आबादी के हिसाब से भागीदारी या फिर वोट बैंक की सियासत जारी? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और हाफिज गुलाम सरवर साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं और शुरुआत अजय अरोड़ा आप ही के साथ करना चाहूंगी कि अभी जो फैसला लिया गया है कर्नाटक की सरकार की तरफ से, सर वो डेटा आधारित है या फिर सियासत आधारित? पूर्णिमा जी, हम स्वागत करते हैं कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया
और जिस प्रकार से सियासत हो रही है, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। हमें आज हिंदू मुसलमान नहीं करना, ना हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं और ना हिंदुओं का हम उनका कुछ सामान छीन रहे हैं या उनकी योग्यता पे हमें नाज नहीं है। हिंदुओं का नुकसान नहीं होगा, ना मुसलमानों का होगा। अगर ये 10 से 15% तो है तो मुझे लगता है ये स्वागत करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, बजाय कि विरोध करे और ये बोले कि संविधान खतरे में है, संविधान जेब में लिए घूमते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 11 वर्षों में, इन्होंने संविधान के पन्नों को तार-तार कर दिया है। ये संविधान की व्याख्या हमें ना बताएं। और जहां तक तुष्टीकरण की बात है, तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने तो अच्छा फैसला लिया इस, और साधुवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है अजय जी, थोड़ी लाइटिंग बढ़िया कीजिए अपनी तरफ। आपका चेहरा थोड़ा कम लाइटिंग में इस वक्त नजर आ रहा है, स्क्रीन पर अच्छा लगता है सर। अरुण जैन जी, आपके साथ आते हुए, कैसे ये गैर संवैधानिक फैसला कर्नाटक सरकार का? बीजेपी को इतनी समस्या क्यों? अगर मुस्लिमों के लिए योजनाओं में आरक्षण का फीसद बढ़ाया जा रहा है तो बीजेपी को ये गैर संवैधानिक क्यों लगता है? क्योंकि ये जाति के आधार पर किया गया है। जाति के आधार पर हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। जाति के आधार पे, जाति और कोई धर्म के हिसाब से कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है और एक दूसरे को धोखा दिया जैसा लग रहा है मेरे को। क्योंकि चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता ने जोर शोर से धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की थी, लेकिन अब उनके कार्यों में मुस्लिम समुदाय के तुष्टीकरण और केंद्रित शासन मॉडल की झलक मिलती है। जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी तभी ऐसा कभी हुआ भेदभाव उन्होंने नहीं रखा, ना इसको अनुमति दी कि ये भेदभाव रखना चाहिए किसी के प्रति। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कभी भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं दी है और सभी के लिए समावेशी योजना लागू करती रहती है समय समय पर। इसलिए दूसरे को, यहाँ के लोकल कन्नड़ वालों जो 6.5 करोड़ कन्नड़ भाषा वाले भी है, उनको भी ये धोखा, उनके प्रति भी ये धोखा हुआ है और ये गलत है, सरासर गलत है। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, अभी आरक्षण को लेकर फैसला लिया गया, ये बताइए कि मुसलमानों के लिए आरक्षण ज्यादा जरूरी है या उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए शिक्षा या बाकी योजनाएं ज्यादा जरूरी हैं बनस्पत आरक्षण की सीमा बार बार बढ़ाने के? खास तौर से एक खास धर्म को लेकर कर्नाटक सरकार इससे पहले भी ये फैसले ले चुकी है और एक और ये फैसला लिया है, ज्यादा जरूरी क्या है? देखिए पूर्णिमा जी, ये स्पष्ट है कि ये जो आवासीय योजना के तहत जो आवंटन में एक जो है हिस्सेदारी दी जा रही है, ये आरक्षण के तहत नहीं आता कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) इस पर लागू नहीं होता। और अगर लागू हो रहा है, गैर संवैधानिक जो लोग बता रहे हैं, एक बार सुप्रीम कोर्ट में चले जाना याचिका लेके। जैन साहब से पूछिए भारतीय जनता पार्टी कब जाएगी? लागू हो जाने के बाद जाएगी या इससे पहले जब 10% था तो ये क्यों नहीं चले गए थे? इसलिए कि ये संवैधानिक गैर संवैधानिक नहीं है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व के तहत जो सरकार योजनाएं लाती हैं, चाहे वो आवासीय हो या अन्य योजनाएं हो, ये नौकरी नहीं है, ये शिक्षा में आरक्षण नहीं है, ये 15(4) और 16(4) से नहीं गौण हो रहा है। आप इस बात को समझिए, ये योजना के अंदर सरकार सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर दलितों से भी बुरी स्थिति जो है वो दर्शाई गई है और उस कमीशन के आधार पर ये चीजों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए कह रहे हैं। क्या वो ह्यूमन नहीं है? अगर हमें मालूम है कि एक आयोग कमीशन की एक ये रिपोर्ट है और ये तबका बहुत दबा कुचला है, तो उसको उठाने की जिम्मेदारी किसकी? जो पाल्य कौन है लोकतंत्र में? सरकार है। राजतंत्र में राजा हुआ करता था। सबसे पहली चीज एक कह रहे हैं कि इस बात को क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए, हेडलाइन बना लीजिए कि आरक्षण नहीं है, ये एक योजना में लाभ देने के लिए है और वो भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। इसलिए इनजस्टिस नहीं है। समतामूलक समाज की स्थापना करना समाजवादी तरीके से, ये हमारा संविधान स्थापित करता है। नहीं, पर रिजर्वेशन तो है ना करने का काम कांग्रेस जो है वो कर रही है। रिजर्वेशन तो है ना, रिजर्वेशन तो है ना। अगर सीमा बढ़ाई जा रही है तो रिजर्वेशन तो है ही। और एक खास धर्म के लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं है।
नहीं, अगर 10 से 15% रिजर्व कर दिया जा रहा है तो वो आरक्षण ही तो होगा सर, और क्या होगा ये बताइए। नहीं, बात और मैं आरक्षण आपको कह और रहा हूं, जाति के आधार पे हो बार-बार रहा मैं है। कह रहा हूं कि ये अनुच्छेद 15 पे नहीं आता आर्टिकल पे। तो ये अगर आ रहा हो बताइए तो कि ये हमें सुप्रीम बताइए कोर्ट कि क्यों ये सो रहे थे 50% क्या? वाली सीमा में जब आता है कि 10% नहीं आता है? पूर्णिमा जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इससे पहले आप खुद कह रही हैं कि 10% था, जिसको बढ़ा करके 15 किया गया, तो गैर संवैधानिक तो फिर पहले ही था इनके हिसाब से। नहीं, मैं वही समझने तो की ये कोशिश भाजपा कर रही हूँ। तकिया नहीं लगा के समझ में सो आ रहा है रही तो थी क्या समझा भाई? दीजिए सर, नहीं समझ में आ रहा है तो समझा दीजिए, मैं इसीलिए मैं तो समझना इसीलिए चाहती हूँ। समझा रहा हूं अगर कि मैं आर्टिकल- अगर इसको मुस्लिमों आर्टिकल के लिए 15 के आरक्षण अंदर- कहूं तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा। कैसे सर? क्योंकि आरक्षण का शब्द जो बता रहे हैं, आरक्षण शब्द जो है रक्षित करने की भावना से है संविधान के अंदर में, किसी तबके को उठाने के लिए नहीं है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आरक्षण सिर्फ शैक्षणिक और क्या बोलते हैं नौकरियों के अंदर होता है। और अब जो महिला आरक्षण लाएंगे अगर कभी लागू हुआ तो सिर्फ उसी जगह पे होगा जहां इलेक्टोरल होगा। तो आप इस चीज को समझिए ये किस चीज पे लाया जा रहा है। ठीक है अरुण जी, जरा इसका तो जवाब संविधान दीजिए। अगर फिर इसको इतनी आय प्रेरक तौबा कर रहा क्यों? होता, अगर तो अब कपिल तक जी तो के भारतीय जनता तर्कानुसार पार्टी मैं जाऊं, सरकारी गलत अगर नहीं कपिल थी। जी के तर्कानुसार मैं जाऊं तो फिर इसको आप संविधान के इर्द गिर्द क्यों लेकर आ रहे हैं? ये तो ये ना 100% शैक्षणिक है, आरक्षण, ये शैक्षणिक नहीं है, ये नौकरियों के लिए नहीं है, फिर क्यों इसको आप आरक्षण के इर्द गिर्द लेकर जा रहे हैं? ये नौकरियों के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे हाउसिंग के लिए हो, आरक्षण जाति पे क्यों होना चाहिए? सब समान है, सब जाति में गरीब लोग होते हैं और हर तरह के लोअर कैटेगरी के लोग भी होते हैं, हर सिटीजन हर समुदाय में होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम में ही होते हैं या अल्पसंख्यक में ही होते हैं। और कांग्रेस ये चाहती है कि इनको हर तरीके से बढ़ावा देवे, और बढ़ावा देने के बाद में इनको लगता है कि अगर वो ये बढ़ावा देने के बाद में इनको ही वोट मिलेगा, ये इनके दिमाग में है। शायद कांग्रेस को लगता है कि इन्होंने हमारे को एक प्रश्न हम इनसे कर रहे हैं अपने मित्र से, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ बोलिए कपिल एक जी, प्रश्न हमारे मित्र से, माननीय मित्र, बोलिए बोलिए। ये बता नहीं पा रहे हैं कि अगर 10% आरक्षण जो पहले दिया गया था आपके अनुसार, मेरे अनुसार ये आरक्षण नहीं है, आपके अनुसार, तो क्या भारतीय जनता पार्टी तकिया लगा के सो रही थी कि इतना असंवैधानिक कृत्य हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी तकिया लगा के सो रही थी साहब? और अब बड़ा जाति हो रही है और 85% किसको जा रहा है? आप हमें बताओ, उस हाउसिंग में 85% में कौन है? अगर 15% इनके लिए है तो 85% जवाब ले में लीजिए कौन है? कपिल जी, जवाब ले लीजिए। अरुण जी जल्दी से प्लीज। 60% जो था SC ST और OBC का है, और 10% माइनॉरिटीज का था। और माइनॉरिटी में ज्यादातर जो भी बेनिफिट्स लेते हैं ये मुस्लिम समुदाय का ही कोई जाता है, और बाकी का जो है जनरल को जाता है, और जनरल को भी नुकसान होएगा इसमें से। और जो सच्चर कमेटी की बात बोल रहे थे आप पहले, सच्चर कमेटी बनी थी मैं यूपा आपको के बार बार टाइम पे, निवेदन यूपीए कर रहा हूं कि गवर्नमेंट के कभी टाइम पे। आप अगर आपने भारत का संविधान पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि किस अनुदेश से किस अनुच्छेद तक जो है वो नीति निर्देशक तत्व हैं, और नीति निर्देशक तत्व के तहत योजनाओं के अंदर अगर कोई क्रियान्वयन किया जा रहा है तो वो सरकार का हक होता है। और मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं, इसको चुनौती भी नहीं दी जा सकती है, इसको चुनौती भी नहीं दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप राफेल मामले में ही देख लें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि साहब इसके अंदर हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है। तो सीधी बात जानिए, ठीक है। देश के संविधान को पहचानिए, क्योंकि आप तो भारत के संविधान को अंगीकृत करने के लिए तैयार ठीक है नहीं, सर। तो आप संविधान पढ़ेंगे स्टूडियो में कहाँ? भी गेस्ट हैं, जरा उनके पास भी मैं जाती हूँ। सूर्य प्रकाश मैथिल जी आपके पास, फिर गुलाम सरवर साहब आपके पास आऊंगी। मैथिल साहब, जो कर्नाटक सरकार की तरफ से फैसला है, आती हूँ मैं आपके पास। अजय जी 2 मिनट दीजिएगा जरा मुझे, आती हूँ। कर्नाटक सरकार का ये फैसला आपको पॉलिसी करेक्शन लगता है या फिर आपको ये वोट बैंक टारगेटिंग लगता है? मतलब किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? और जो कपिल जी कह रहे हैं कि इसको आरक्षण की कैटेगरी में रखा ही नहीं जा सकता, ना 10% जब पहले था तब ये आरक्षण था, ना अब ये 15 कर दिया तो ये आरक्षण की कैटेगरी में है, ना ही इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। धन्यवाद पूर्णिमा जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं और यहाँ पर 3 सीटें लगी हुई हैं। इनमें से अगर 2 सीटें आप महिलाओं को बैठने के लिए निर्धारित कर देंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? मैं समझना चाहता हूँ। आरक्षित कर देंगे ना कि महिलाओं के लिए 2 सीटें इस रूम में आरक्षित हैं, उसी प्रकार से 100 मकानों में 15 मकान जो हैं वो केवल और केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेंगे जो कि मुस्लिम धर्म से आते हैं। सीधी सीधी
भाषा में तो मैं कहूँ तो ये है। अब हमारे कपिल श्रीवास्तव जी संविधान की बात कर रहे थे, वो इधर घूम रहे थे उधर घूम रहे थे, तो मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि संविधान में तो यूसीसी भी है, संविधान में तो समान नागरिक संहिता भी है, संविधान में तो कहा गया था 370 जो है टेम्परेरी है, संविधान में तो आरक्षण को भी टेम्परेरी कहा गया था। क्या बात करते हैं आप कपीश भाई, ये आप यहां बैठकर राष्ट्रीय चैनल पर किस प्रकार की मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं, मैं तो सोच के हैरान हो गया। मुझे लगता है आपको दोबारा से संविधान को पढ़ना चाहिए और दोबारा से आपको जो है ना, सुनिए साहब, आपके समय में बोला मैं, अरे इतनी बौखलाहट किस बात की भाई, अब इतनी बौखलाहट किस बात की, पहले मुझे बोलने तो देंगे आप। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने 100 में से 15 मकान जो है वो मुसलमानों के लिए तय कर दिए और वो आरक्षित नहीं है। और आप मुझे बताइए जो 85% मकान रह गए उसमें एससी भी है, ओबीसी भी है, एसटी भी है, और एक और बात ये, अरे सुनिए कपिल भाई, मुझे आप बहुत आर्टिकल चिल्लाते हैं, अरे माननीय मित्र, आप बताने के लिए तैयार नहीं है, आप खाली चिल्लाते हैं, चिल्लम चिल्ली मत करिए, लाभ दे सकते हैं, चिल्लम चिल्ली का प्रोग्राम नहीं है भाई, यहाँ कोई मूर्ख नहीं बैठा है, सब प्रज्ञावान व्यक्ति लोग बैठे हैं, कोई मूर्ख नहीं बैठा। सिर्फ हमें इतना बता दीजिए इस देश के संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक मौलिक अधिकार और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व से मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है? नहीं जी, संविधान अधिकार दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं आप यहाँ बैठ के जनता को मूर्ख समझ रहे हैं क्या? 140 करोड़ भारतवासी देश के संविधान से बताओ, आप संविधान के आर्टिकल्स का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। नहीं, आपको चैलेंज दे रहा हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, एक आर्टिकल मुझे बताइए जिसके अंदर ये लाइन हो कि हमको लगता है अगर हम इनके बगल में होते शायद हमारा गला कैप कर देते, ये बात सही काट लेते हमको, जिस तरीके का ये विवेक छोड़ लेते हैं, ये विवेक छोड़ के बात करते हैं। पूर्णिमा जी, आप मुझे ये बताइए, इनसे मैं बहुत सामान्य चीज पूछ रहा हूँ कि जब संवैधानिक मसले पे हम लोग बैठे हैं तो सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद आपकी बात समझ में आएगी ना, उनकी बात समझ में आएगी, एक बार उनको सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपने काउंटर्स रखिएगा सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर, तो अभी थोड़ी देर आप अगर शांत रहेंगे तो उनकी आवाज क्लियर आप तक भी पहुंच पाएगी और बाकी तक भी पहुंच पाएगी, दोनों लोग साथ बोलेंगे तो आपका कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा सर। नहीं, सिर्फ इनसे ये पूछ लीजिए पूर्णिमा जी, हाँ। पूर्णिमा जी सिर्फ इनसे ये पूछ लीजिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो है वो ये दिया हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व। सिर्फ इतना हमारे मित्र बता दें, क्योंकि ये तो संवैधानिक मसले पे बैठे हुए हैं। धन्यवाद। देखिए, देश के संविधान की जानकारी है कि नहीं, इनको खेलने का काम कर रहे हैं और यहाँ ये बैठकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमने इनसे केवल एक प्रश्न पूछा, आप तो बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ हैं भैया, आपके पास तो पूरी जानकारी है, अरे आप मुझे एक आर्टिकल में बता दीजिए ना, एक क्लॉज को जहां पर कहा गया है कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण दे सकते हैं, मुझे एक कहीं भी आर्टिकल बता दीजिए, कौन सा आर्टिकल है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आर्टिकल के कौन से अनुच्छेद किया जा सकता, तभी संविधान के कौन से अनुच्छेद में यूसीसी बोला ठीक गया है, है, पॉइंट क्लियर है आपका, पॉइंट क्लियर है मैथिल जी, मैथिल जी पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है आपका, ठीक है मैथिल साहब, पॉइंट क्लियर है आपका। एक सेकंड कपिल जी प्लीज रुकिएगा, कपिल जी रुकिएगा, मैथिल जी शांत सर, एक सेकंड मैथिल जी, एक सेकंड कपिल जी प्लीज, कपिल जी प्लीज एक सेकंड जरा, मैथिल साहब एक सेकंड रुकिएगा। हाफिज गुलाम सरवर, आप मुझे ये बताइए कि कितनी बड़ी ये विडंबना आज के समय में नजर आती है कि मुसलमानों की गरीबी 75 साल बाद भी उसी स्थिति में नजर आती है जहां पर मौका मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को आपको वोट बैंक के तौर पर केटर करने का, आरक्षण के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने का। ये कितनी बड़ी विडंबना है आज भी। पूर्णिमा जी, इतने महत्वपूर्ण डिबेट में ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने, ना सपा के प्रवक्ता ने और ना ही भाजपा के प्रवक्ता ने स्थिति को स्पष्ट होने दिया। पूरी बातें अब तक जो रही वो गोल मटोल, मुझे लगता है जो व्यूवर्स होंगे वो भी समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340, 341, 342 ये 3 धाराएं जो हैं वो आरक्षण से संबंधित हैं। रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए ओबीसी को 340 के अंतर्गत, एससी को 341 और एसटी को 342।
27%, 15%, 7.5% ये तय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए अलग से प्रावधान किया आर्थिक आधार पर। अब जो जनरल कैटेगरी को प्रधानमंत्री जी ने 10% दिया ईडब्ल्यूएस में, उसमें तो कहीं धर्म है नहीं। पूरे आप उसको पढ़िए, उनके नोटिफिकेशन को, कहीं धर्म आएगा ही नहीं, सिर्फ जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस। अगर कोई माइनॉरिटी का भी अपर कास्ट मुस्लिम है और वो गरीबी रेखा से नीचे अगर गुजर बसर कर रहा तो वो इसका लाभ ले सकता है। मैं कहता हूं ले भी रहा, मतलब आय आधारित, आपकी इनकम आधारित। यस यस यस, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना एक फार्मूला था कि वे आर्थिक आधार पर भी, चूंकि अपर कास्ट में भी जो गरीब हैं आरक्षण की इस व्यवस्था से वो प्रभावित हो रहे हैं, उनको अवसर नहीं मिल पा रहा, तो उनको एक अवसर दिया जाए। तो 10% उन्होंने ईडब्ल्यूएस के नाम पर दिया अपर कास्ट को। उसमें धर्म कहीं नहीं है, पूरी तरह से वो अपर कास्ट जनरल कैटेगरी के हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको उसमें समाहित किया गया। ये ओबीसी का जो 340 में 27% रिजर्वेशन है, कहीं धर्म नहीं है, टोटल ओबीसी, और ओबीसी में मुसलमानों की बहुत बड़ी जातियां शामिल हैं, ले रही हैं लाभ। ये नहीं कि लाभ नहीं मिल रहा है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, जहां जहां ये एप्लीकेबल है वो फायदा ले रहे हैं। यही कर्नाटक में ही मैं वही ला रहा हूं, ओबीसी में सब कैटेगरी 4% शायद सर, अगर मैं यस 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 यस, ये असल मुद्दा तो यही है। आखिर कांग्रेस को ये बीमारी कहां से लगी कि कोटा विद इन कोटा आप मुसलमानों को अलग क्यों कर रहे हैं? हर चीज में अलग कर दो, रिजर्वेशन अच्छा आपका अलग, फला चीज आपका अलग, विंग भी आपका अलग, पॉलिटिक्स भी आपका अलग। मतलब आप धक्का मार के किनारा करना चाह रहे हैं क्या? मतलब मुख्य धारा से क्यों नहीं जुड़ने देते? मतलब समाज में सबके साथ खड़े होने की बजाय अलग से खड़ा कर दो अब इनको कि देखो हमने असल इनके बात पर रिजर्वेशन। 10 सेकंड और दीजिएगा। अभी 2 बार हमारे भाई मैथिल जी ने कहा है जोर देकर, अभी कपिश जी को जब इनसे हो रहा था, इन्होंने कहा धर्म के नाम पर आरक्षण कहीं भी भारतीय संविधान में इसकी गुंजाइश ही नहीं है ही नहीं। इन्होंने 2 बार कहा, जैन साहब ने भी कहा और ये मैं भी कह रहा हूं कि आरक्षण कभी भी धर्म के नाम पर नहीं दिया जाना चाहिए, न दिया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से वही कांग्रेस पार्टी जो अभी कर्नाटक में नया ड्रामा हो रहा, अरे भाई आपको 15% क्या आपको 20 देना था, आप चुपके से दे देते। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं मुसलमानों को 15% आवास दे रहा हूं, 15% फला दे रहा हूं, मंत्रिमंडल में भी 15% दे रहा हूं, ऐलान करने की क्या जरूरत है? ये तो सरकार की एक विकास की राजनीति है, किसको क्या देना आप दीजिए ना, आप किसको दे रहे हैं उसका डेटा थोड़ा ना आप दे रहे हैं, किसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं। अंतिम बात को भी सर सरकारी टेंडर में भी 4% करना, ये भी तुष्टीकरण है। अब मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार जब नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, 10 अगस्त 1950 को अनुच्छेद 341 जो एससी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, उसमें इन्होंने ही यानी कांग्रेस की सरकार ने धार्मिक प्रतिबंध लगाया था, और ये उसमें लिखा हुआ है उस नोटिफिकेशन में कि ये जो आरक्षण है 341 वाला, ये केवल उसी को मिलेगा जिसकी आस्था हिंदू धर्म पर होगी। तब भी इन्होंने धर्म खेला था, आज भी ये धर्म खेल रहे हैं। अरे भैया धर्म से बाहर निकलिए, आप ये खेल बंद कीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आइए ना सबको एक साथ लेकर चलते हैं। आपने गुलाम सरवर जी कुछ चीजें रखी, अजय अरोड़ा जी का जवाब इस पर देना बनता है। कपिश जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अजय अरोड़ा जी, आपके पास आते हुए, क्यों बाकी समाज से मुस्लिमों को अलग बांटने की कोशिश करती है कांग्रेस? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चलती रहेगी क्या, जो अंग्रेज छोड़ के गए? अब कांग्रेस उसे नए रूप से धर्म आधारित बांटेगी। पूर्णिमा जी, आपकी बात का उत्तर दूंगा, उससे पहले हाफिज साहब की। हाफिज साहब ने जो बात रखी, संपन्न आदमी, हाफिज साहब बहुत संपन्न है। जो संपन्न व्यक्ति होता है वो कुछ भी कह सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने संविधान की बात की, क्या ये न्यायालय में जा सकते हैं? मैं कपिश जी की बात में सबमिट करता हूं अपने आप को, बुद्धिमान की तरह बात करते हैं, एजुकेटेड है कपिश जी। इन्होंने संविधान की जो बात की, इनकी बात का उत्तर नहीं मिला। अब पूर्णिमा जी, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ। एक सेकंड, बहुत जल्दी गप कर गए बात को, ये बहुत जल्दी पीआईएल नंबर 180 नहीं अरोड़ा जी 2004 में सुप्रीम कोर्ट में हम गए, 2011 में आपकी सरकार से जवाब मांगा गया था, कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया, मोदी जी ने जवाब दिया 2019 में सुप्रीम कोर्ट को। मोदी जी ने स्पेशली एक कमेटी बनाई है अभी जो जांच कर रही है,
कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कुछ तो काम करना चाहिए। कोर्ट नहीं गए, आपके बीच में कोई नहीं बोलता। आप 17 PIL दाखिल है आपके खिलाफ, आप किससे आप आप कह रहे हैं कोर्ट नहीं गए, आप पढ़ के आइए ना, अनुच्छेद 341 को पढ़कर आइए। आप तुष्टिकरण की पॉलिसी छोड़िए, आप मेन स्ट्रीम को हमको लाइए, हम तो बहुत आंदोलन कर रहे हैं। मेरी बात को कर दो, क्या आप न्यायालय जाएंगे? मेरी बात को कर दो। गए हुए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, 17 PIL हैं आपके ऊपर। मैं कह रहा हूँ जो 10 से 15% सुप्रीम कोर्ट से लेकर कपिल सिंह की बात मान लो, कपिल जी सीख लो, कपिल जी से हम भी सीखते हैं। वो अधिवक्ता नहीं है, अधिवक्ता का नियम है सब बताना, और अच्छा अधिवक्ता को सुनना चाहिए, सुनने से ज्ञान बढ़ता है, बीच में बोलने से ज्ञान खराब होता है। मैं तो कहता हूँ कि आप अपील कीजिए, न्यायालय में जाइए, आप इसका विरोध कीजिए। आप डिवाइड कौन कर सुन नहीं रहे हैं आप शायद। आपने अजय जी आप सुन नहीं पा रहे हैं। आपने हमारे को अजय जी सुन लीजिए पहले वो क्या कह रहे हैं, क्लियरली सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब देंगे तो थोड़ा अच्छे से 17 समझ में PIL आएगा है सर। सुप्रीम कोर्ट में, और 10 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हमारा धरना प्रदर्शन होता है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता सरकार से जवाब मांगा था, जब आपकी सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आपके सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं क्यों 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया, जवाब नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जवाब तो देना चाहिए। ठीक है, ये सब अजय जी मुझे एक बात बताइए, अजय जी मुझे एक बात बताइए, आप लोग सिर्फ बातें कर करके मुस्लिमों का वोट बैंक लेंगे क्या? अगर ऐसा नहीं है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें जो जमीनी हालात दिखाए गए, उन जमीनी हालात पर यूपीए शासनकाल के दौरान सरकार ने क्या किया जमीन पर, ये बताइए क्या किया आपने? आपने गरीबी दूर कर दी क्या मुसलमानों की? आपने उनकी शिक्षा का स्तर आपने बेहतर कर दिया क्या? आप तो अच्छे एंकर हैं, आपको तो उत्साह बढ़ाना चाहिए हमारी सरकार का। फैक्ट्स पर तो बात करूंगी सर, बताइए ना अगर मैं गलत कह रही हूँ। फैक्ट्स पर तो बात करूंगी कम से कम। ये आरक्षण नहीं है, कमीशन में भी बात आई थी, उसमें भी आई, इन्होंने छोड़ दिया। ये आरक्षण नहीं है, ये आरक्षण है नहीं, इस आरक्षण का नाम ही मत दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट सर, ये आरक्षण है, नहीं बिल्कुल आरक्षण है। आपने घोषणा क्यों किया? आपने शिक्षा में क्यों नहीं किया? अजय जी आपकी सरकार ने जितने भी फैसले लिए, अगर उससे मुस्लिम अपीजमेंट ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? हज सब्सिडी पहले किसने शुरू की है बताइए, किस लिए किया आपने? किस लिए किया सर आपने? मुस्लिमों को अपीज करने के लिए किया। फिर आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स निकाले, आपने ठीक है उनकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए निकाला, लेकिन उसके मूल आधार में भी क्या था? मुस्लिम अपीजमेंट रहा। नहीं किया ये सब आप लोगों ने, बताइए सर। पूर्णिमा जी मैं आपका विरोध भी करूंगा, क्योंकि एंकर का काम है प्रश्न करना। ये अरुण जी बात करते तो मैं उत्तर देता, मैसेज जी करते तो मैं उत्तर देता, हाफिज साहब कहते तो मैं उत्तर देता। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। अरे सारे के सारे सामने रखे हैं, आप कहते रहिए। कमीशन कब बना था, उसकी रिपोर्ट कब आई थी? रिपोर्ट में क्या है? क्यों नहीं आपने खुद बनाई कमेटी और उसके रिपोर्ट पर आपने अमल नहीं किया? रंगनाथ मिश्रा कमीशन तो कह रहा। हाफिज साहब की दिक्कत मैं समझ सकता हूँ। नहीं आप बताइए कि आपने यूसीसी से दूरी क्यों बनाई सर, बताइए बताइए आपने यूसीसी से दूरी क्यों बनाई कांग्रेस ने? आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई दूरी क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा, इसलिए आपने यूसीसी से दूरी बनाई सर। आप तो सर जो फैक्ट है सर, वो तो फैक्ट है ना सर, फैक्ट तो फैक्ट है ना, उस फैक्ट को कैसे बदलूं आप मुझे ये बताइए। हिंदू मुस्लिम हमें करने दो, आप मत करो। 1950 में आपने किया था साहब, मैं तो डेट बता रहा हूं ना, 10 अगस्त 1950 में आपने ही कर दिया था। ठीक है, जरा मैथिल साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, 1 मिनट का टाइमर रखेंगे। कपीश जी और अरुण जी उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए 1 मिनट का टाइमर रखें। देखिए बार बार जो आर्टिकल की बात कर रहे थे वो तो हाफिज भाई ने बता ही दिए, और मुझे लगता है ऐसा कि कपीश जी के पास में अब आर्टिकल का तो जो है ना ज्ञान मिल गया होगा। लेकिन मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ कांग्रेस के विषय में। 35A हमने बहुत सुना
370 तो हटाई गई, लेकिन 35A जब इस संविधान में जोड़ी गई थी उस समय का कोई भी संसद से पास गजेटेड ऑर्डर नहीं था। आप सोचिए पूर्णिमा जी, बिगर बताए संसद में कुछ ना प्रेजेंट किए, ये माननीय गृह मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड संसद में बताया। आरक्षण पर आइए ना सर। और रही बात आरक्षण की, तो जिस प्रकार की बात अभी सरवर साहब ने भी बताई, मैं भी कह रहा हूं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता, लेकिन लगातार जो धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है वो केवल मुस्लिम अपीजमेंट है। चाहे वो 370 से दूरी हो, 35A से दूरी हो, उसके अलावा आपका यूसीसी से दूरी हो, और साथ ही साथ कॉमन जो सिविल कोड है, उसके अलावा और भी कई चीजें जो हैं उनसे दूरी हो, वो केवल इसलिए है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक का संभालना है। ठीक है अरुण जी, इस पर सिर्फ राजनीति होती रहेगी या क्या होगा फिर आगे, क्योंकि वो तो सरकार का फैसला है। आज से नहीं, ये शुरू से, जब भारत देश आजाद हुआ तब से राजनीति चल रही है। राजनीति फूट डालो और शासन करो नीति चल रही है कांग्रेस की, ये चलती रहेगी। और जब तक ये इसका कड़ा विरोध और कड़ा कानून नहीं बनेगा तब तक ये आरक्षण और ये तुष्टीकरण का राजनीति चलती रहेगी। इसका कड़ी विरोध करना चाहिए। और यहाँ कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में पहले भी कई बार कोशिश की है। पिछले बार अभी कुछ महीने पहले 4% कॉन्ट्रैक्ट्स में आरक्षण किया था इन्होंने, वो फेल हो गया, पास नहीं हुआ, वो लोग इसको सपोर्ट नहीं कर सके। तो इसलिए वापस इस तरीके से या किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ आगे से मुस्लिम का तुष्टीकरण करने के लिए कोशिश करती जा रही है ये सरकार। ठीक है कपीश जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये हम कह दें कि जो योजना आवास के लिए है ये आरक्षण की नीति के तहत आता ही नहीं है। जिसको आरक्षण परिभाषित कर रहे हैं ये 341 और 330 से 342 और 15(4), 15(5), 16(4), 16(4)B, इसके अलावा कहीं है क्या देश के संविधान में? और ये उस आरक्षण में आता ही नहीं है। नीति निर्देशक, इनको इतनी बारीक लाइन भी नहीं पता है। इस देश का संविधान इनको कायदे से पढ़ लेना चाहिए। बैठे हैं 17 याचिका इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई। हम लोगों ने 24 साल में ना जाने कितनी याचिकाएं बहस की हैं, और ये सभी को ज्ञान बांट रहे हैं। और नेशनल चैनल पे बैठ के ये लोग संविधान को सही बताने वाले को धता बता देते हैं। बड़ा ताज्जुब होता है। अरे भैया, अगर कोई योजना है, उस योजना में आप निर्धारित करते हैं कि हम इस योजना में इस तरीके से अपलिफ्टमेंट करेंगे। क्यों? अच्छा क्यों? धर्म आधारित अपलिफ्टमेंट क्यों नहीं लाया जा सकता? कपीश जी, धर्म आधारित नौकरी नहीं हो सकता है। धर्म आधारित अपलिफ्टमेंट क्यों? जिन सेक्शनों का नहीं सुने, नहीं वो छोड़ देते हैं। चलिए, आप बार बार हमेशा से हुआ, मुझे वही बताएंगे बार बार। रिपीट मोड में जाने की बजाय मैं ये पूछती हूँ कि धर्म आधारित अपलिफ्टमेंट क्यों? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस 15 के अलावा 85 में कौन है? कौन है आप बताइए? बिना धर्म वाले लोग हैं क्या? बताइए कौन है, बताइए। हम तो कह रहे हैं धर्म आधारित है क्या सर? धर्म आधारित है, स्पेसिफिक मुझे बताइए। धर्मनिरपेक्ष नहीं है। देखिए पूर्णिमा जी, अभी कपिल श्रीवास्तव ने बोला कि इसमें 85% का धर्म क्या है। मतलब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के इस कुकृत्य का पूरा समर्थन कर रही है कि भैया वहां मुसलमानों को हम 15% देंगे, बाकी 85% तो हिंदुओं को है। यही तो मैंने पूछा। अरे यही तो मैंने पूछा कि ऐसा किस आर्टिकल में है कि जहां पर हिंदुओं का अलग और मुसलमानों को अलग दिया जाएगा? ये बाबा साहब के संविधान को लेके हाथ में घूमते हैं और इनको पढ़ना नहीं आता। इनको पूछ ले कि कितने पन्ने हैं इसमें, तो वो तो पता नहीं होंगे। और यहाँ बैठकर बाबा साहब के संविधान का गलत इंटरप्रिटेशन करने की बात सुनने दीजिए, बात सुनने दीजिए। कपीश जी बोलिए। आवाज ठीक नहीं आ रही कपीश जी आपकी। हाँ, बोलिए। हाँ कपीश जी बताइए, आराम से बताइए। सुन रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आरक्षण के तहत नहीं है और ये गैर संवैधानिक नहीं है। सर मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ सर, एक आम व्यक्ति की तरह सुनिए कपीश जी, मैं आम व्यक्ति की तरह पूछना चाहती हूँ कि धर्म आधारित अपलिफ्टमेंट क्यों? धर्म आधारित क्यों है, बस इतना बता दीजिए।
भाई आप ही लोग मैं सर तो मुझे ये बात बताइए कर रहा हूं। कि जातिगत जनगणना की आप लोग बात करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? आर्थिक आधार पे आप चाहते हैं ना, आर्थिक अगर आधार पर सबको छात्र- बराबरी नहीं, पे लाना नहीं, चाहते सुनिए। हैं, तो आर्थिक आधार नहीं, पर नहीं। क्यों नहीं करते हैं? ये बताइए। क्या सरकार के पास, कर्नाटक सरकार के पास आर्थिक आधार का कोई डेटा नहीं है? विभेद नहीं है, ये विभेद करता ही नहीं है, ये कोई विभेद नहीं है। पहली बात सुन लीजिए, ये कोई विभेद नहीं है। हमारे देश के अंदर हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित है, और सरकार का ये हक है कि वो कमीशन नियुक्त करती है कि इस तबके के लोगों के क्या हाल है हमारे उत्तर प्रदेश में। आवाज ठीक नहीं आ रही है कपीश जी, आपकी ढंग से समझ में नहीं आ कपीश जी रहा। सही बोल रहे हैं, इसकी आवाज सही आ नहीं रही है। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि 15% ठीक है आपने मुस्लिम कर दिया, तो सिखों का भी ऐलान कर दीजिए, ईसाइयों का भी उधर से कर इन्फॉर्म दीजिए, करिए। बौद्धिस्टों का भी कर दीजिए, सबका ऐलान कीजिए ना, पता तो उधर से चले आप बताइए। क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपने केवल मुस्लिम को अलग क्यों किया, ये मेरा सवाल है मुस्लिम समाज की तरफ से। दूसरे को आप हमको मुख्यधारा से काटना क्यों चाहते हैं? कपीश जी मैं आपको एक बात बोलूं, कपीश जी सुनिए सर, आराम से, आपकी आवाज अभी फटके आ रही है। कपीश जी सुनिए सर, जोर की बोलेंगे तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आराम से बोलिए सर, तो समझ में आएगा। बैक टीम से इन्फॉर्म करेंगे कपीश जी को, ताकि उनकी आवाज क्लियर सुनाई दे। कपीश जी पहले से हाफिज जी एक अपनी बात को कमेंट, पूरा करेंगे। एक कमेंट कपीश जी से। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कर्नाटक में कांग्रेस के फैसले का ये समर्थन कर रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में आबादी के अनुपात में ये अपनी पार्टी में पद और टिकट देंगे क्या इस बार? बताइए मुसलमानों को, बताइए कपीश जी, देंगे कि नहीं देंगे? आवाज नहीं, ठीक कहाँ दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं ना, गिन लीजिए अभी आपके विधायक कितने हैं, सांसद कितने हैं, मुझे मुसलमानों की संख्या कितनी है, यादवों की संख्या कितनी है, आइए ना। 17 याचिका लगाते हैं, एक याचिका 30 सेकंड जरा रखेंगे एक बार। अरुण जी 30 सेकंड्स रख रही हूँ आपके लिए, अजय जी 30 सेकंड आपके लिए। अरुण जी शुरू कर रही हूँ आपसे, 30 सेकंड सर, क्लोजिंग कमेंट लूंगी। जाति के आधार पर आरक्षण करना देश के लिए हानिकारक है बहुत ही। ऐसा करने से आगे हमारे देश के लिए नुकसान होगा। और एक बात अगर बेसिक पॉइंट देखा जाए, सन 1947 में विभाजन किस आधार पर हुआ था? यदि इस पर सच्चे और सही न्याय किया जाए तो आज भारतीयों को यह अन्याय नहीं झेलना पड़ता। और पूरे देश में अजय जी को जरा रखेंगे, अजय जी को रखेंगे, सिर्फ ठीक है देश में सर, मुस्लिम अजय जी को रखेंगे, जाति के ठीक लिए है। क्यों आरक्षण धर्म चाहिए? आधारित और आरक्षण दूसरे नहीं होना दूसरे क्या चाहिए करेंगे समाज फिर में, ये कह रहे ऐसा किया हैं तो? अजय जी। आपका क्लोजिंग कमेंट सर, फिर खत्म करूंगी। पूर्णिमा जी मैं कागर में सागर भर देता हूँ। पहली बात तो आरक्षण है नहीं, जो मर्जी मेरा विरोध करें, आप मेरा विरोध करो, भारतीय आजादी करें, ये आरक्षण नहीं है, किसी योजना के तहत हम दे रहे हैं। और जहां तक आपने कपिल जी से प्रश्न किया था कि क्यों दे रहे हैं, अगर हमें लगता है सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट पीछे आई थी, उससे हमसे डिले हो गया, हम मानते हैं, लेकिन जब जागे जब सवेरा हम जहां उचित होगा वो काम करेंगे, जहां हमारी सरकार है। हिंदुओं के लिए भी कर दीजिए ना अजय जी, ये करिए, बाकी धर्मों के लिए भी करिए ना फिर। हमने धर्म के नाम में किए नहीं। पूर्णिमा जी आप हमें धर्म में बांटना ही नहीं है। जो 85% में कौन कौन से धर्म आते हैं, अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर बता रहे थे, जो ओबीसी हैं उसमें भी मुस्लिम आते हैं। अरोड़ा साहब जल्दी खत्म करेंगे सर, बोलिए, टाइम। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ना तो आप आर्टिकल बता पाए संविधान के अंदर कि जहां पर धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, और ना ही आप ये कर पाए कि हम लोग सबका साथ सबका विकास करेंगे। आपको पूरा देश मान रहा है, देख रहा है कि आप केवल मुस्लिम की इज्जत कर रहे हैं। अगर आपने 15% मुसलमानों को दिया तो 5 या 7% सिखों को भी देते हैं, जैन को भी देते हैं, पारसी को भी देते हैं, बौद्धिस्ट को भी देते हैं। अगर धर्म को देना होता, और यही कारण था कि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण मुद्दे की बात करनी है, मुद्दे की बात ठीक है मैथिल जी, टाइम हो गया, ठीक है सर। लेकिन एक बात तय है कि जनता बड़ी समझदार है, सशक्तिकरण करना चाहते हैं या तुष्टीकरण करना चाहते हैं, ये जनता को सर बड़े अच्छे से समझ है। बहरहाल बहुत